शुरू हो गया। तो आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन, यानी फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन होता है और एक अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन होता है। ठीक है, या मोनोपोली में फर्म का संतुलन होता है। तो इन तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन जरूर पूछी जाती है 10 नंबर के सवाल में। ठीक है, जब आप अपना एनुअल पेपर देने जाएंगे, सेमेस्टर का एग्जाम देने जाएंगे, तो उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको इसी पे मिलेगा। या तो वो फर्म के इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन होगा, या वो अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा, या वो अंडर मोनोपोली होगा। इन तीनों में से आपको एक सवाल जरूर मिलेगा 100%। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है वो ये बड़ा ध्यान से देखना है। ये आपके ऐसे समझ लो जैसे 10 नंबर हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कि सबसे पहले हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, क्योंकि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म जो है वो किस तरीके से अपने आप को साम्य में रखती है और किस तरीके से वो अपने लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करेगी। तो पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में एक बार मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? एक ऐसी प्रतियोगिता की कंडीशन जिसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे ही क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं। ठीक है, जिसमें अनंत, अगर परिभाषा के हिसाब से देखा जाए तो अनंत क्रेता हैं और अनंत विक्रेता हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी क्रेता या विक्रेता ऐसा नहीं है जो प्राइस के ऊपर कोई असर, अपना इंडिविजुअल असर जो है वो डाल सके। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे फर्म है, ठीक है, तो हज़ारों फर्में हैं, कोई भी एक फर्म इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अपनी सप्लाई बढ़ा करके या घटा करके किसी तरीके से उस वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सके। तो इस पूर्ण प्रतियोगिता की कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, एक चीज़ पहले इससे समझ लो, बाजार किसे कहते हैं? जैसे बाजार, ठीक है, मार्केट किसे कहते हैं? इसको भी यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मार्केट एक जगह है, जैसे आप जाते हैं सब्जी मंडी में, ठीक है, वो एक मार्केट है, वहाँ पे क्रेता भी आते हैं और विक्रेता भी आते हैं। ठीक, अब ये जगह जो है वो ज़रूरी नहीं है कि कोई फिजिकल जगह ही हो। जैसे जब आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाते हैं तो आप कहाँ पे हैं? आप एक मार्केट में हैं, लेकिन ये कैसी मार्केट है? ये वर्चुअल मार्केट है। ठीक है ना? तो इस मार्केट किन चीज़ों से बनती है? सबसे पहले क्रेताओं से। ठीक, क्रेता क्या बनाते हैं? डिमांड, वो वस्तु की डिमांड करते हैं। ठीक है ना? और दूसरा विक्रेताओं से। मार्केट को दो बनाने वाली चीज़ें क्या हैं? क्रेता और विक्रेता। ठीक है, ये क्या करते हैं?
ये सप्लाई। तो अगर किसी भी जगह पे जंगल में भी एक क्रेता और एक विक्रेता मिल जाते हैं जो मतलब किसी को किसी चीज़ की दरकार है और दूसरा आदमी उस चीज़ की सप्लाई करने को तैयार है, ठीक है, तो सौदा जो है वो होता है और वो एक तरीके से मार्केट का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स में मार्केट का कंसेप्ट है वो ज्योग्राफिकल एरिया से नहीं है, ठीक है ना, वो किस चीज़ से है, वो है क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या से, ठीक है, और उनके द्वारा की जाने वाली डिमांड और सप्लाई की मात्राओं से। जितनी ज़्यादा ये बड़ी मात्राएं होंगी उतना ही बड़ा मार्केट होगा। जैसे कहा जाता है कि भारत जो है वो एक उभरता हुआ और एक बहुत बड़ा बाजार है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत सारी चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिमांड जो है वो डिमांड जो है दूसरे लोगों के लिए मार्केट क्रिएट कर रही है, क्योंकि वो सप्लाई करने को तैयार हैं, ठीक है। बैठ जाओ, लाओ दो, ये शशि तरन दी है, ठीक। तो वो जो है वो सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। इस वजह से क्या होता है कि एक मार्केट का फॉर्मेशन होता है। मार्केट के फॉर्मेशन में क्रेता होंगे, विक्रेता होंगे और खरीदी जाने वाली बेची जाने वाली वस्तु होगी, ठीक है। ये तीन चीज़ें जरूरी हैं कि क्रेता हो, विक्रेता हो, यानी डिमांड और सप्लाई उसमें मौजूद हो वास्तव में, तब वो चीज़ मार्केट बनती है। ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए किसी खास जगह पे इकट्ठा हों। आप मार्केट फ़ोन पे भी कोई चीज़ मंगा रहे हो तो आप इसका मतलब आप मार्केट में हो, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हो तब भी आप मार्केट में हो, और अगर आप किसी चीज़ की सप्लाई कर रहे हो तब भी आप मार्केट में हो। तो मार्केट का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए, ठीक है। अब उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन की बात हम करते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या है? एक ऐसा मार्केट, ठीक है ना, एक ऐसा मार्केट जिसमें क्रेता और विक्रेता बहुत बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ी संख्या मौजूद है। अब क्या होता है इसका, मैंने बताया था उस दिन कि जैसे मान लीजिए वस्तु का मूल्य है, निर्धारित होना है, ठीक है ना, ये वस्तु की मांग और पूर्ति है, मांग और पूर्ति, और यहां पे वस्तु की कीमत, और ये इसकी डिमांड कर्व है इसका, और ये इसका सप्लाई कर्व है, ठीक है। तो ये जहां पे काट रहे हैं ये क्या है, ये बताती है कि मार्केट में इतनी वस्तु की मात्रा की पूर्ति की जाएगी, ठीक, और इस रेट पर की जाएगी, ठीक है ना, वस्तु में मार्केट की इतनी पूर्ति की जाएगी और इस रेट पे की जाएगी। अब परफेक्ट कंपटीशन में होता क्या है कि ये जो पूर्ति होती है ये बहुत बड़ी पूर्ति होती है, इसे हजारों लाखों लोग मिल करके सप्लाई इतनी कर पाते हैं, ठीक है। और अगर मोनोपोली होगी तो क्या होगा, पूर्ति एक ही आदमी के द्वारा की जाएगी। अगर डिओपोली होगी तो पूरा मार्केट शेयर दो आदमियों के बीच में बढ़ जाएगा, आधा आधा, ठीक है। अगर ओलिगोपोली होगी तो कुछ लोग ही पूर्ति करेंगे। तो इस तरीके से मार्केट में जो है पूर्ति यानी सेलर की संख्या और इसी तरीके से विक्रेताओं की संख्या, जब ये संख्या बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इस संख्या के बहुत ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि अगर मुझे अपना ज़्यादा स्टॉक बेचना है तो मैं जिस रेट पे कीमत चल रही है उसी रेट पे मैं बेचूंगा, मुझे अपना रेट घटाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फर्म के लिए जब परफेक्ट कंपटीशन होता है तो क्या होता है, ये कोटा इतना ज़्यादा होता है कि इस कोटे को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा फर्मों की ज़रूरत पड़ती है, और हर फर्म क्या होती है, एक ही प्राइस के ऊपर सप्लाई करती है, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझो जैसे गन्ने का रेट, ठीक, जैसे हमने क्या, चीनी की मिल है, चीनी की मिल ने निकाल दिया कि गन्ने का रेट मान लो 1200 रुपये कुंटल है, ठीक है, मान लो निकाल दिया कि गन्ने का रेट 1200 रुपये कुंटल है। अब क्या है, हर किसान 1200 रुपये कुंटल के रेट के ऊपर
मिल को गन्ना बेच सकता है। ठीक है, अगर किसी के यहाँ 4 कुंटल गन्ना हुआ है तब भी 1200 के रेट पे बेचेगा वो। अगर किसी ने 20 कुंटल किया है तब भी वो 1200 के रेट पे ही बेचेगा। ठीक है, मिल को। तो यहाँ पे फर्म कैसी है, किसान क्या है, फर्म या किसान उस प्राइस को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक, वो ग्रहण, अगर चीनी मिल का हमने उदाहरण दिया तो चीनी मिल का प्राइस जो था उसी को किसान ने ग्रहण कर लिया कि हम इस रेट के ऊपर सप्लाई अब करेंगे। अब इसमें से कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो ये कहे कि साहब मैं या तो 1350 रुपये पे बेचूंगा या मुझे जो है वो 1150 पे अपना माल बेचना पड़ेगा। ठीक है, चाहे ये उत्पादन ज़्यादा करे चाहे कम करे, इसे मिलेगा इतना ही। ठीक है, तो ये क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन में कि जो फर्म होती है वो अपने इंडिविजुअल साइज के हिसाब से बहुत छोटी होती है। ठीक है, और वो इतनी छोटी फर्म होती है कि उसको क्या होता है, उसको प्राइस यहीं से मिल जाता है। अब अगर हम फर्म ए की बात करें तो ये प्राइस जो है, ये जैसे मान लो ओपी प्राइस है, ये ओपी प्राइस ही इस फर्म के लिए जो है वो प्राइस होगा। अब इस फर्म के ऊपर प्राइस मतलब फर्म की सप्लाई कंडीशन है, अगर वो ज़्यादा सप्लाई करना चाहती है, कम सप्लाई करना चाहती है, फर्म को बस यही चुनना होता है कि मुझे सप्लाई कितनी करनी है। रेट के बारे में उसके कोई चॉइस नहीं होती। ठीक है ना, वो ये नहीं कर सकती कि मैं अपना रेट जो है वो सप्लाई को कम करके बढ़ा लूँ। ठीक है, जैसे क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे मार्केट में किसी चीज़ की कमी हो जाए तो क्या होता है, होर्डिंग होने लगती है उसकी। होर्डिंग क्यों होने लगती है, लोग ये सोचते हैं कि ये मार्केट में इस चीज़ की कमी है तो इसकी और कमी कर दो। ठीक, और जब वो और कमी करके क्या करते हैं, रेट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। या फिर अगर आपको पास चीज़ बहुत ज़्यादा सड़ रही है, ठीक है, आपको ग्राहक नहीं मिल रहा तो आप क्या करोगे, रेट गिराने की कोशिश करोगे, रेट गिरा करके अपना माल निकालने की कोशिश करोगे। तो परफेक्ट कंपटीशन में आपको इन दोनों कोशिश में से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो रेट आपको मिल गया है इस रेट के ऊपर आप जितना भी उत्पादन करेंगे वो सब का सब बिक जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको तय क्या करना होता है, आपको तय सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि इस ओपी रेट के ऊपर आपको उत्पादन कितना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आप चाहे जैसे मान लो ये 1200 रुपये कुंटल है, ठीक है ना, अब चाहे आप 1 कुंटल बेचो, चाहे 2 कुंटल बेचो, और चाहे यहाँ पे आके 50 कुंटल बेचो, आपको यही रेट मिलेगा। ठीक है ना, तो अगर ये जो एवरेज रेवेन्यू है ये क्या है, प्रति कुंटल रेवेन्यू कितना है, 1200, तो इसको डॉट डॉट करके करोगे तो इस तरीके से आएंगे। ठीक है ना, चाहे आपको उत्पादन का लेवल चाहे कुछ भी हो, ये प्राइस मिलने वाला आपको बढ़ने वाला नहीं है। तो एमआर लाइन भी ऐसे ही आएगी सीधी बिल्कुल। ठीक है, मैंने बताया भी था आपको जब एआर और एमआर की इक्वालिटी बताई थी। तो यहाँ पे फर्म के लिए क्या होता है, जब परफेक्ट कंपटीशन होता है तो परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म की एआर और एमआर लाइन होती हैं ये बिल्कुल पड़ी रेखा होती हैं और वो उस मार्केट प्राइस को रिफ्लेक्ट करती हैं जो मार्केट प्राइस वस्तु का उन्हें जो है वो पीछे से मिल रहा होता है। ठीक है, जो इंडस्ट्री की टोटल डिमांड और सप्लाई कंडीशन के आधार पे तय होता है कि भाई इतना इस रेट पे अब ये चीज़ बेची जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एआर बराबर, एआर कर्व भी यही है और एमआर कर्व भी यही है। तो इसको हम कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे एआर बराबर एमआर है, क्योंकि इसके हर बिंदु के ऊपर एआर और एमआर बराबर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो फर्म को रेवेन्यू कर्व मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो एक सीधी पड़ी हुई रेखा मिलेगी। यानी अगर वो 1 कुंटल बेचे तब भी उसे 1200 रुपये कुंटल पड़ रहा है, और अगर वो 10 कुंटल बेचे तब भी उसे 1200 रुपये कुंटल के हिसाब से रेवेन्यू मिलेगा। ठीक, अगर वो 11वां कुंटल बेचे तब भी 1200, 12वां कुंटल बेचे तब भी 1200, 13वां कुंटल बेचे तब भी 1200, यानी एमआर भी उसका 1200 ही रहेगा। ठीक है, तो एआर बराबर एमआर की लाइन सीधी हो गई। अब इसके बाद क्या रह गया, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें एक चीज और मानी जाती है। ठीक है,
परफेक्ट कंपटीशन में ये माना जाता है कि कॉस्ट कंडीशंस आर आइडेंटिकल। ठीक है ना, कॉस्ट कंडीशंस जो हैं वो कैसी हैं, वो आइडेंटिकल हैं, यानी फर्में छोटी बड़ी नहीं हैं, वो लगभग एक ही साइज की हैं। ठीक है ना, उनकी लागतें भी एक ही जैसी हैं, और वो जिन चीज़ों का प्रयोग कर रही हैं उनकी जो बाजार में कीमत है वो भी सबको एक बराबर कीमत पे ही मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक आदमी ने एक चीनी की मिल बनाई और 1000 करोड़ की लागत आई, तो दूसरा आदमी जो लगाया हुआ उसके भी 1000 करोड़ की लागत है, तीसरे की भी 1000 करोड़ की लागत है, चौथे की भी 1000 करोड़ की लागत आ रही है। ठीक, यानी लागतें सबके लिए एक बराबर होंगी। अगर लागतें सबके लिए एक बराबर हैं, इसका मतलब जो प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं उनकी कीमतें भी एक बराबर हैं। ठीक है ना, तभी तो लागत एक बराबर होगी। तो अगर प्रोडक्शन फैक्टर्स की कीमत एक बराबर आइडेंटिकल है तो इनकी कॉस्ट आइडेंटिकल होंगी। तो अगर किसी एक फर्म का जो है वो एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसा है और मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऐसा है, तो सारी फर्मों का ही एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट यही होगा। ठीक है ना, उस स्थिति में सभी का यही होगा। तो ये परफेक्ट कंपटीशन की दूसरी चीज़ है। पहली चीज़ क्या है कि बहुत सारे वो हैं, जिसको हम मान्यताओं की बात कर रहे हैं, बहुत सारे सेलर और वो हैं, एक इंडिविजुअल फर्म जो है वो उसके रेट को प्रभावित नहीं कर सकती। दूसरी चीज़ की कॉस्ट आइडेंटिकल है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, परफेक्ट मोबिलिटी है। ठीक है, परफेक्ट मोबिलिटी है, मतलब अगर एक आदमी अपने यहाँ प्रोडक्शन फैक्टर को कम कीमत देने की कोशिश करता है तो वो तुरंत ही दूसरी जगह पे चला जाएगा। ठीक है, तो उसकी लागत जो है ऐसा नहीं कर सकता कि मैं अपने यहाँ पे आदमी को कम कीमत पे रख लूँ और मेरी लागत कम हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी आदमी को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो उसकी जगह पे कोई दूसरा कम पैसे रखने वाला आदमी तैनात कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इस स्थिति में क्या होगा, एक परफेक्ट मोबिलिटी है प्रोडक्शन फैक्टर्स की। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये कॉस्ट इस तरीके से बिल्कुल स्थिर सी रहेंगी और सबकी एक बराबर रहेंगी। ठीक है, और एक चौथी जो एजम्पशन मानी जाती है वो एजम्पशन मानी जाती है कि जो उपभोक्ता हैं वो भी मोबाइल हैं। ठीक है ना, यानी जो उपभोक्ता है अगर उसे माल महंगा मिलेगा तो तुरंत ही आपको छोड़ करके दूसरी फर्म की तरफ कूद जाएगा। ठीक है, वो इंतजार नहीं करेगा, आपका उससे कोई रिश्ता नहीं है जिसकी वजह से वो आपसे सामान खरीदेगा। ठीक है ना, अगर उसे आपने 1201 रुपये कुंटल में दिया तो तुरंत आपको छोड़ देगा, वो दूसरी जगह जाएगा। तो उपभोक्ता भी जो है वो मोबाइल है। और एक चीज और होती है इसमें जिसको कहना चाहिए कि एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, सूचना सबको पूरी पूरी होती है। मतलब ऐसा है कि ऐसे कुछ उपभोक्ता नहीं हो सकते जिन्हें मार्केट के रेट के बारे में मालूम ना हो और उनको ज़्यादा रेट के ऊपर कीमत बेच दी जाए। ठीक है, हर उपभोक्ता को मार्केट के कोने कोने के बारे में पता है कि ये चीज़ किस रेट के ऊपर बिक रही है। तो उस स्थिति में जो वस्तु का रेट चल रहा है, जो यहाँ से डिमांड और सप्लाई कंडीशन से उसको मिला, ठीक, उस रेट में कोई हेर फेर कोई कंपनी नहीं कर सकती। जब उसको सारे रेट की जानकारी है, भाई ठगता कब है आदमी, ठगता तो तभी है जब वो जानता नहीं रेट के बारे में। ठीक है ना, या किसी ने कह दिया कि जो है वो हमारी चीज़ तुम उनकी चीज़ से ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, इसमें वो क्वालिटी जो है वो बढ़िया है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं होती। ठीक है ना, और एक चीज़ और है इसमें, एक और महत्वपूर्ण चीज
कि प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं? होमोजीनियस। जैसे मैंने कहा गन्ना, गन्ने का रेट, गन्ना कैसा, लगभग सबका एक जैसा है। ठीक है ना। चीनी है, एक जैसी चीनी है। नमक है, एक जैसा नमक है। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक, प्रोडक्ट कैसे होंगे? परफेक्टली होमोजीनियस। होमोजीनियस प्रोडक्ट क्यों होंगे? जैसे चावल उगाया, ठीक, सबकी लागत एक सी है, सबने एक सा बीज लगाया है, सबने जो है एक से मजदूर रखे हैं। ठीक है, मजदूरों को पैसा सबने बराबर दिया है, उतने ही जगह भी सबके पास है, तो नतीजा क्या आएगा? एक ही चावल तो आएगा। अगर कॉस्ट कंडीशन आइडेंटिकल होंगी तो उससे दूसरी चीज क्या निकलेगी? होमोजेनियस प्रोडक्ट निकलेगा। सबके प्रोडक्ट भी एक जैसे होंगे। तो जब प्रोडक्ट एक जैसा है तो उसके लिए कोई आदमी अलग अलग कीमत क्यों चुकाएगा? समझ रहे ना। इसीलिए मार्केट में उस चीज की कीमत जो है वो एक जैसी रहेगी। ठीक, और वन लास्ट कि क्या होगा? कोई एंट्री या एग्जिट पर बैन नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर फर्म जो हैं वो पैसा कमा रही हैं, ठीक है ना, मान लो किसी वजह से जो फर्म उत्पादन कर रही है वो ज़्यादा पैसा कमा रही हैं, तो क्या होगा? तुरंत ही उस पैसे को देख करके दूसरी फर्में आ जाएंगी और वो सप्लाई को बढ़ा देंगी, रेट गिर जाएगा। समझ रहे हो। और अगर मान लो किसी ऐसा होगा कि फर्म जो है वो घाटा उठा रही हैं, तो घाटे को देख के तुरंत ही कुछ फर्में जो है निकल जाएंगी, सप्लाई ऊपर हो जाएगी, रेट बढ़ जाएगा और जो फर्में घाटे में चल रही है वो नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएंगी। तो कोई एग्जिट और एंट्री पर कोई बैन नहीं है। मतलब फर्मों का आना और जाना ये एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। इसके लिए फर्में जो हैं पूर्णतः स्वतंत्र हैं। ना तो उन्हें एंट्री करने के लिए कोई अलग से कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना होता है और ना ही एग्जिट करने के लिए कोई फीस वगैरह चुकानी होती है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी तो हम किस चीज़ को फेस कर रहे होंगे? हम परफेक्ट कंपटीशन को फेस कर रहे होंगे। ठीक है ना। व्यवहार में परफेक्ट कंपटीशन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन की मिलती जुलती दशाएं जो हैं वो ज़रूर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है ना। अब जैसे मान लो जिन जगह पे प्रोडक्ट ग्रेडेड हैं, जैसे मैंने कहा चावल है, ठीक, जैसे बासमती चावल है, ठीक है ना। बासमती चावल का बाजार जो है, बासमती चावल एक तरीके से लगभग परफेक्ट कंपटीशन होगा, एक ही रेट पे। अगर हम एक ज्योग्राफिकल एरिया की बात बताएं तो एक ही रेट पे बिकेगा। ठीक, अगर एक 75 बेच रहा तो दूसरा भी 75 ही बेच रहेगा, तीसरा 75 ही बेचेगा। ठीक, तो इस तरीके से परफेक्ट कंपटीशन होता तो नहीं है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन वास्तव में नहीं पाया जाता, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से मिलती जुलती मार्केट दशाएं जरूर पाई जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है? मार्केट के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है कि मार्केट को इस तरीके का होना चाहिए। ठीक है ना। मार्केट को ऐसा होना चाहिए कि जिससे अगर एक छोटा बच्चा भी मार्केट में जाए तो उसके भी ठगे जाने की कोई गुंजाइश ना हो, उसको भी उसी रेट पे वो चीज़ मिले जिस रेट पे किसी बड़े आदमी को वो चीज़ मिलती है। ठीक है ना। यानी रेट सबके लिए बराबर हो और सेलर और वो जो है कोई अपना अपना इंडिविजुअल इफेक्ट जो है वो उसके ऊपर ना डाल सके। ठीक है। तो अब क्या है, ये दो चीजें हो गई। अब देखो संतुलन कैसे होता है। फर्म के संतुलन की दो शर्तें हो सकती हैं। ठीक है ना। शर्तें क्या? हम दो काल की बात कर लेते हैं। फर्म जो है हम देखें अल्पकाल में कैसे संतुलन में होती है। ठीक है ना। इसको हम कहते हैं शॉर्ट रन। बेटा बात नहीं करो, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। ठीक है। फर्म में क्या है? एक होता है फर्म का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, यानी फर्म जो है अल्पकाल में किस प्रकार से संतुलन में
है, और दूसरा है दीर्घकालीन संतुलन। इन दोनों में अंतर क्या है? अल्पकाल में लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? अल्पकाल में फर्म को घाटा भी हो सकता है, ठीक है, फायदा भी हो सकता है, और वो नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन दीर्घकाल में फर्म जो है वो घाटा नहीं उठा सकती, कम से कम। ऐसा हो सकता है कि दीर्घकाल तक मैं घाटा उठाता रहूं? नहीं उठा सकता, ठीक है ना। दीर्घकाल में मुझे क्या होता है, जब इसमें बात करते हैं तो मुझे सिर्फ सामान्य लाभ होता है, क्योंकि दीर्घकाल में घाटा नहीं होता तो मुझे फायदा भी नहीं होता। मान लो कि जैसे परफेक्ट कंपटीशन है और मैं लॉन्ग टर्म में हूं और मैं बहुत सारा फायदा उठा रहा हूं, तो मेरे फायदे को देख करके बहुत सारे और लोग आ जाएंगे और वही धंधा करना शुरू कर देंगे और मेरा फायदा धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा और मैं फिर वही नॉर्मल प्रॉफिट की मेरे सिर्फ अपने मतलब खर्चे भर निकलेंगे, ठीक है ना। तो अब हम पहले अल्पकाल की बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है। शॉर्ट टर्म में तीनों कंडीशंस हो सकती हैं, प्रॉफिट की कंडीशंस हो सकती है, लॉस की कंडीशन हो सकती है, और नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन हो सकती है। कैसे? ये है आपकी AR बराबर MR लाइन, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि फर्म की एवरेज कॉस्ट की लाइन कहां पे है, ठीक है। अब देखो, फर्म की एवरेज कॉस्ट की लाइन अगर ऐसे है AC, तो क्या होगा? फर्म को घाटा होगा। अगर ये इस स्थिति में है, AC लाइन इस AR लाइन के ऊपर पड़ रही है, तो फर्म को घाटा होगा, ठीक। कितना घाटा होगा हमें पता चल रहा है? बता सकते हैं हम कितना घाटा होगा, ठीक। अगर ये AC लाइन, ये एवरेज कॉस्ट कर्व क्या है, ये इसके नीचे है, तो इसका मतलब क्या है? ये फायदे, यहाँ पे फायदा होगा। अगर उसकी लागत ऐसी है कि इसके नीचे नीचे है हर लेवल के ऊपर, ठीक है, यानी 1200 रुपया जो है उसको कुंटल रेट मिल रहा है, ठीक। ये मान लो 1000, ये मान लो 800, ये मान लो 600, ये मान लो फिर 800, ये मान लो फिर 1000, ठीक है। तो हर लेवल के ऊपर लागतें जो हैं कम हैं, चाहे कितना ही उत्पादन कर ले, इसको यहाँ पे मोटे तौर पे फायदा होगा अगर AC उसकी जो है वो नीचे है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू की अगर हम तुलना करते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? प्रॉफिट जो है पाई, इसको पाई से दिखाते हैं, कैसे होगा? एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। एक वस्तु की एक इकाई का प्रोडक्शन करने में एवरेज कॉस्ट आ रही है मान लो 1000 रुपया एक कुंटल का, और रेवेन्यू कितना मिल रहा है? 1200 रुपये, तो हमें कितना पर कुंटल फायदा होगा? 200 रुपये, ठीक है। अब अगर हमने 1000 कुंटल उत्पादन किया तो इसको 200 से गुणा कर लो, अगर हम 2000 कुंटल उत्पादन कर रहे हैं तो इसको 200 से गुणा कर लो, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा हमारा टोटल प्रॉफिट कितना। तो अब ये तो मैं अभी एग्जाम्पल देके ऐसे ही बताया ना, अभी मैं आपको और ठीक से बताता हूँ, ठीक है। ये मोटे तौर पे सिंपल ये है कि अगर हमारी लागतें हमें मिलने वाले रेवेन्यू से ज़्यादा हैं, मार्केट में वो चीज़ जो है वो 10 रुपये की बिकने तय हुई है, और हम जब चीज़ बना रहे हैं तो लागत आ रही है हमारी 2 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया, ऐसे लागत आ रही, तो हम फायदे में ही तो रहेंगे, ठीक है। और अगर हमारी लागत आ रही है 12 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, तब हम नुकसान उठाएंगे। तो यानी हम किससे कंपेयर करेंगे? AR से AC और AR। ये मोटा सा मतलब एक मैंने आपको क्लू दिया, लेकिन इससे हमें ये पता नहीं चल रहा कि हमें टोटल कितना फायदा और कितना नुकसान हो रहा। मान लो हमारे पास ये लाइन है, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ हमें फायदा होगा, लेकिन कितना फायदा होगा ये कैसे पता लगाएं? समझ रहे हो ना? यहाँ ये कहाँ पता चल रहा है कितना फायदा होगा?
तो ये कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा, ये कहां से पता चलेगा, हमें पता चलेगा MC से, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट से। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये एवरेज कॉस्ट होती है और ये मार्जिनल कॉस्ट होती है, यही तो पढ़ा था हमने, ठीक है। अब मान लो कि ये वस्तु का मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, ठीक है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है। अब ये जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है ये क्या बता रहा है कि शुरू में मार्जिनल कॉस्ट तेजी से गिरती है और फिर उसके एक सीमा के बाद तेजी से उठना शुरू कर देती हैं। और लाभ कहाँ होता है, हमको हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहाँ है, पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, जहां पे ये MR और MC बराबर होते हैं, ठीक है। यानी मैं इतना उत्पादन करूंगा, कितना उत्पादन करूंगा मैं, OQ, ठीक। ये मेरा हो गया साम्य का बिंदु, ये मेरा संतुलन का बिंदु हो गया कि मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए या लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, दोनों चीजें हैं। अगर मुझे घाटा हो रहा है तो कम से कम घाटा मुझे इसी पॉइंट पे होगा, बाकी हर जगह पे इससे ज़्यादा घाटा होगा, ठीक है। और अगर मुझे फ़ायदा हो रहा है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी पॉइंट पे होगा, बाकी हर जगह पे फ़ायदा मुझे इससे कम होगा, ठीक है ना। तो ये जो MR बराबर MC का पॉइंट मुझे क्या देता है, मेरा साम्य उत्पादन का बिंदु। और ये मुझे मालूम चली गया कि मेरा रेट कितना है, ये OP, ठीक है ना। और ये OP कहाँ से आया ये भी आप जानते ही हैं, कहाँ से आया था ये OP रेट कहाँ से आया था, ये आपकी टोटल डिमांड और सप्लाई से आया था, यही तो आया था, ठीक है ना। तो ये मेरा साम्य उत्पादन का बिंदु है, लेकिन अभी भी मुझे ये पता नहीं चला कि मुझे कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि AC कहां पर है, ठीक है। अगर AC इस लाइन के ऊपर है, इस पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, मान लो जैसे वो यहां पे है या और ऊपर है, यहां पे है या और ऊपर है, इस तरीके से। अब देखो यहां पे पॉइंट नोट करने की बात है कि जहां पे AC का मिनिमम पॉइंट होगा ये MC इसे वहीं से काट करके गुजरेगी, ठीक है। ये AC लाइन जितनी ऊपर होगी इस लाइन के, उतना ही हमें नुकसान होगा, ठीक है। अगर AC हमारी ऊपर की ओर है, यानी इस प्राइस के ऊपर है कहीं, तो हमें नुकसान होगा। और अगर इस प्राइस के नीचे है कहीं, जैसे मान लो यहां पे है AC, ठीक है, तो मुझे फायदा होगा। इस लाइन के जितने नीचे होगी AC उतना मुझे फायदा है, इस लाइन के जितना ऊपर है AC उतना मुझे नुकसान है, ठीक है। अब ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर मेरी AC कितनी आ रही, जैसे मान लो मैं अभी इन सबको भूल जाऊं, ठीक है, इन सबको भूल जाओ जरा 1 मिनट को। हाँ, आसान नहीं होता भूलना, लेकिन भूल जाओ, ठीक है। ये MC है, ये आपकी AC है। अब ये AC कर्व मुझे मालूम चले कि ये मेरा OQ उत्पादन हो रहा है, ये OQ उत्पादन है, इस पे AC कितनी है ये मुझे निकालना होता तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक सीधी रेखा खींचता हूँ, ठीक है। ये रेखा की लंबाई मुझे बताती है एवरेज कॉस्ट कितनी है, इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ और पढ़ लेता हूँ कि ये मान लो OC जो है वो मेरी एवरेज कॉस्ट है, ऐसी तो निकालता हूँ मैं, ठीक। ये OC यहाँ पे क्या आ रही है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे मान लो मेरी एवरेज कॉस्ट कितनी आई, इतनी, और मुझे कितना पैसा मिला, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट कितना मेरा, इतना। तो इसका मतलब ये मुझे इतना, ये जो डिफरेंस है ये मेरा फायदा है,
मान लो यहाँ पे मुझे 1200 रुपये कुंटल मिल रहा है और लागत आ रही है मेरी 700 रुपये कुंटल, ठीक है। तो इसका मतलब 500 रुपये कुंटल जो है, ये डिफरेंस, ये 500 रुपये कुंटल है, ठीक है। ये 1 कुंटल पे मिला और कुल कितने कुंटल मैंने बेचे हैं, इतने, ये मेरा टोटल उत्पादन है। तो अगर मैंने OQ जो है वो इतने कुंटल बेचे और 1 कुंटल पे मान लो मुझे लाभ हो रहा था 500 रुपये, ठीक। तो इन दोनों को गुणा किया तो मुझे क्या मिला, मेरा कुल प्रॉफिट। अगर मैंने इन दोनों को गुणा कर दिया, ठीक है, इस डिफरेंस को, ये जो मेरा पर यूनिट प्रॉफिट है, ठीक, इसको मैंने गुणा कर दिया किससे, कुल उत्पादन से, तो मुझे क्या मिल गया, मेरा टोटल प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को गुणा करें, जैसे मान लो ये लंबाई A है और ये B है, तो क्या मिलेगा मुझे, A और B को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, क्या आता है A B को गुणा करने से, क्षेत्रफल आएगा। ये क्षेत्रफल, ये क्या दिखा रहा है, ये मेरा बता रहा है टोटल प्रॉफिट, यही तो मैं कह रहा हूं। तो यहां पे टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को, ये जो एरिया है, ये क्या है, ये मेरा टोटल प्रॉफिट है, ठीक है ना। अगर मैं इसे आयत का कोई नाम दे दूं, चलो देखो इसे ऐसे कोई नाम रखूं, EPEGH, ठीक है। तो ये जो आयत है आपका PEGH, ठीक है ना, इसका जो है एरिया जो है PEGH, इसका एरिया मुझे टोटल प्रॉफिट देगा। कब देगा, जब ये मेरी AC लाइन इसके नीचे होगी, और अगर ऊपर होगी तो यही एरिया मुझे घाटा देगा मेरा, कि मुझे कुल कितना घाटा हो रहा, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा, बना लो एक बार जरा ताकि भूल ना जाओ। बन गया, बन गया ना। अब देखो, चलो मान लो अभी तो मैंने बताया कि AC लाइन नीचे है, अगर AC लाइन इसके ऊपर होती, ठीक, तो घाटा कैसे निकलता। मान लो ये मेरी AC लाइन आ रही है, AC डैश कह लेता हूं, ठीक है। मान लो मेरी वो होती कितनी, AC डैश, तो घाटा कैसे निकलता, तब मैं देखता कि यहां पे AC मेरी कितनी आ रही है, यहां से यहां तक, ये मेरी AC है। एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू कितना मिल रहा, इतना, ये मेरा एवरेज रेवेन्यू है 1200 रुपये कुंटल, और एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है, 1300 रुपये कुंटल यहाँ पे, तो मुझे 100 रुपये प्रति कुंटल का लॉस होगा, ठीक। उस स्थिति में मेरा टोटल लॉस कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको जो है वो इस तरीके से दिखा दूं, छोटे छोटे इससे, तो ये मेरा टोटल लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये एरिया जो है, ये एरिया, ये मेरा लॉस का एरिया होगा। तो लॉस मुझे कब होगा, जब मेरी एवरेज कॉस्ट लाइन AC डैश की पोजीशन में होगी, और प्रॉफिट मुझे कब होगा, जब मेरी AC कॉस्ट ये इसके नीचे की ओर होकर जाएगी, यानी इस पोजीशन में, ये इससे नीचे होगी, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है कि मैंने अपना बिजनेस लगाया, लोग करते ना, शॉर्ट टर्म में टेम्पो खरीद लिया, लेकिन क्या हुआ, 2-4 महीना घाटा हो गया, ठीक है, होता है नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि उनकी AC जो है वो उनके एवरेज रेवेन्यू लाइन से ऊपर है, समझ रहे हो, उनकी कॉस्ट जो है उनकी रेवेन्यू से ऊपर जा रही हैं, लागतें ज़्यादा हो रही हैं, ड्राइवर को ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, या उसमें ज़्यादा पैसा निकल रहा हो उनका टूट फूट में, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा, उनको घाटा भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में फर्म को प्रॉफिट भी हो सकता है और घाटा भी हो सकता है। आमतौर पे यही दोनों पोजीशन होती हैं, या तो घाटा हो रहा होता है या प्रॉफिट भी हो रहा होता है, ठीक है।
मैंने एक ही चित्र में आपको दोनों चीज़ें बना के दिखा दी, लेकिन आपको अलग अलग किताब में मिलेंगी, घाटे की पोजीशन हो उसकी, ठीक है। अब एक तीसरी पोजीशन भी कभी कभी होती है, वो पोजीशन क्या है कि फर्म को ना घाटा हो और ना फायदा हो, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जीरो प्रॉफिट, ठीक है ना, यानी हम कहते हैं इसे जीरो प्रॉफिट, या कभी कभी हम किसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक। कभी कभी हम इसे क्या कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, या कभी कभी हम इसे कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। ये पोजीशन हो सकती है। ये पोजीशन कब होती है? जैसे आप एक जगह नौकरी कर रहे थे 10,000 रुपए की, ठीक है, आपने वो नौकरी छोड़ दी, आपने 2 लाख रुपए आपकी पूंजी थी, ठीक है, ये 2 लाख रुपए का आपने ऑटो खरीद लिया, ठीक। अब आप इसका 2 लाख का ब्याज कितना है, मान लो 2,000 रुपये महीना है, तो एक तरीके से 12,000 रुपये आपकी खुद की लागत लगी हुई है पर उसकी, ठीक, 12,000 प्लस मान लिया आपने 2,000 रुपये इसका डिप्रिसिएशन भी मान लो, ठीक है भाई, ऑटो में टूट फूट भी हो रही, मेंटेनेंस भी जा रहा। तो अब क्या है, इसका मतलब अगर आपको 14,000 रुपये मिल गए, ठीक है, अगर 14,000 रुपये मिल गए आपको, ठीक, यानी 12,000 और 2,000, तो अगर 14,000 रुपये आपको मिल गए तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फर्म तब नो प्रॉफिट नो लॉस में होती है जब वो सारी अपनी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्टें कवर कर रही होती है, उसका खर्चा मजे से निकल रहा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि उसे कोई बहुत ज़्यादा ओवर प्रॉफिट हो जाए, ठीक। उसके खर्चे सारे निकल रहे होते हैं आराम से, और उस खर्चे इस तरीके से निकल रहे हैं कि आपके किसी भी एम्प्लॉय को अपना काम छोड़ कर के दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद भी आप सोचोगे अगर मैं किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करूं तब भी मुझे इतना ही मिलेगा तो मैं क्यों जाऊंगा, ठीक है ना। अगर आप वापस अपनी पुरानी नौकरी में जाना चाहो जहां आपको 10,000 मिल रहा था, तब भी तो आप इसी पोजीशन में होगे, ठीक। तो नो प्रॉफिट नो लॉस या जीरो इकोनॉमिक ये जो प्रॉफिट है, इसमें क्या होता है, इसमें फर्म संतुलन में होती है, ठीक है, वो एक संतुलन में होती है, वो अपने संतुलन को अभी बदलना कि उसके लिए कोई भी इंसेंटिव नहीं होता कि वो अपने उस संतुलन को जो है एक तरीके से चेंज करे, ठीक है। यहाँ पे वो घाटे में नहीं होती, उसकी सारी कॉस्ट निकल रही होती है। तो ये कब पोजीशन बनती है जीरो लॉस की, ये तीसरी पोजीशन, ये तब बनती है जब ये आपका, यहां पे हम रख लें आउटपुट, ठीक है, और यहां पे हम रख लें कॉस्ट ऑब्लिक रेवेन्यूज। तो यहां पे ये आपकी AR बराबर MR लाइन है, ये आपकी AC लाइन है, सॉरी MC लाइन है, और ये यहां पे काटती है, ठीक है, ये यहां पे काटती है। आप इस बिंदु के ऊपर संतुलन में हो, OQ बिंदु के ऊपर, और आपकी एवरेज कॉस्ट इस तरीके से है कि एवरेज कॉस्ट लाइन आपकी ठीक यहीं से गुजरती है, ठीक है। अगर एवरेज कॉस्ट की लाइन आपके उसी बिंदु पे न्यूनतम है, ठीक है ना, यानी OQ पॉइंट पे ही आपको लोएस्ट AC मिल रही है, ठीक है ना, तो यहां पे क्या है, आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे। यहां पे क्या है, चारों कंडीशन पूरी हो जाएंगी, AR बराबर MR बराबर MC बराबर AC, ये सारी चीजें यहां पे एक बराबर होंगी। तो उस स्थिति में क्या होगा, फर्म को ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा, बस उसके खर्चे मजे से निकल रहे हैं, ठीक है, उसे कोई एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लॉस भी नहीं हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म में परफेक्ट कंपटीशन में फर्में सारी की सारी इसी पोजीशन में रहती हैं,
ठीक है। लेकिन बस फर्क क्या पड़ता है, यहाँ पे हम ये शॉर्ट टर्म कर्व्स की बात कर रहे हैं, तो ये जितने सारे कर्व्स हैं वो कैसे हैं, ये सब शॉर्ट टर्म है, सबके आगे लगा दो एस। ये शॉर्ट टर्म मार्जिनल कर्व है, शॉर्ट टर्म एसी कर्व है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, ठीक है ना, एस एसी कह दो या एसी कह दो, शॉर्ट टर्म में एसी, शॉर्ट टर्म में मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म की पोजीशन है। लॉन्ग टर्म में भी पोजीशन यही होती है, बस यहाँ एसी की जगह पे एस की जगह पे एल लग जाता है, ठीक है। अब क्या है लॉन्ग टर्म में, थोड़ा बता दें आपको, देखो टाइम कितना हुआ बेटा, 1 मिनट बस रुक जाओ। ये आपका लॉन्ग टर्म कर्व है, ठीक है। अभी आप कहाँ पे हो, मान लिया यहाँ पे आप कर रहे हो, ठीक है ना, और ये मान लो ये जो लाइन है ये फर्म की कौन सी लाइन है, मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी इतना आगे मत जाओ, चलो ए आर बराबर एम आर लाइन, ये आपको परफेक्ट कंपटीशन से मिल रही है, ठीक। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में ये क्या है आपकी एसी है, ये आपकी एसएमसी है। प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको, ये डिफरेंस हो गया आपका, ठीक, ए आर और एसी में, और इस डिफरेंस को आप इससे गुणा कर दीजिए टोटल उत्पादन से, तो ये क्या है, ये आपका शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में फर्म कोशिश करती है कि प्रॉफिट बढ़े, ठीक है। लॉन्ग टर्म में अपने प्लांट का साइज बढ़ा सकती है, वो कुछ और भी कर सकती है, ठीक है ना, उत्पादन फैक्टर्स में बदलाव करने की कोशिश करती है, वो हर तरीके से टेक्नोलॉजी में बदलाव करने की कोशिश करती है, सब चीज़ों में बदलाव करने की कोशिश करती है। तो क्या होता है, मान लो अब उसने फर्म का अपना उत्पादन बढ़ाया, ठीक है, और मान लीजिए ये उसने एक नए बिंदु के ऊपर जो है प्रोडक्शन करना शुरू किया, ये उसका क्या है, एसएसी है, ठीक। अब इस एसएसी पे मान लो ये इसका एसएमसी है, ठीक है। उस स्थिति में क्या होगा, फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, फर्म का प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा, अब उसको इतना पर यूनिट पे फायदा हो रहा और इतना वो उत्पादन कर रही है, नतीजा क्या होगा, ये सारा का सारा इसका प्रॉफिट का एरिया हो जाएगा, ठीक है। यानी अब ये प्रॉफिट का एरिया पहले इतना छोटा था, अब देखो कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। लेकिन क्या होगा, जल्दी ही इस प्रॉफिट को देख करके दूसरी फर्में आकर्षित होंगी, और उस आकर्षित होने की वजह से क्या होगा, इस फर्म का भी जो है वो मतलब लागतें जो हैं वो रेट नीचे आएंगे, ये रेट नीचे आएंगे, ठीक। ये रेट नीचे कहाँ तक आएंगे, ये रेट नीचे आ जाएंगे यहाँ तक, यानी जो ओपी कीमत मिल रही थी वस्तु की बाजार में वो कितनी मिलने लगेगी, OP1, मतलब रेट यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे गिरता चला जाएगा, और दूसरी तरफ इनके कॉस्ट कर पीछे की ओर आते जाएंगे, और अल्टीमेटली बैलेंस आपका कहाँ पे होगा, यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से जहाँ पे ये, यानी लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म एसी, सॉरी ये हो गया शॉर्ट टर्म एसी, ये हो गया शॉर्ट टर्म एमसी, ठीक है ना, और लॉन्ग टर्म एसी और लॉन्ग टर्म
MC, ये सब की सब एक दूसरे के बराबर होंगी। ये क्या होगा, आपकी लॉन्ग टर्म MC कहाँ से निकलेगी, ये निकलेगी लॉन्ग टर्म MC, ठीक है। यानी लॉन्ग टर्म में जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई वो क्या हो गई, शॉर्ट टर्म AC बराबर शॉर्ट टर्म MC बराबर लॉन्ग टर्म AC बराबर लॉन्ग टर्म MC बराबर AR बराबर MR। ये फर्म का लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम रहेगा। लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम में वो कोई भी फर्म हो वो क्या करेगी, वो कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी, वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जीरो प्रॉफिट, मतलब इट विल कवर इट्स ऑल इम्प्लिसिट एंड एज वेल एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। सारी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को वो कवर कर लेगी, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या है, वो जीरो प्रॉफिट पे ऑपरेट करेगी। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में हम इस तरीके से पहुंचते हैं, ठीक है। क्या अब ऐसा करो, अब तुम पूछना कल, क्योंकि मुझे वो असाइनमेंट जमा कर लें दो बच्चों के, कल बताऊँ, ठीक है। इसे बंद कर दो, मैं असाइनमेंट ले लूँ फटाफट तुम लोगों का, चलो।